हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक हिंदी व्याकरण की ही क्लास लेकर आई हूँ, लेकिन उसमें आज मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करवा रही हूँ। तो आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आज मैं फिर से विधानवाचक और भी इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी, तो आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें किस तरह के वाक्य होंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते ये एक, तो पहली बात तो ये बता दूं कि ये कक्षा 8, 9 और 10 तीनों की सिलेबस में है ना। और किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके आधार, अर्थ के आधार पर इसके जो वाक्य भेद है वो 8 होते हैं, है ना। पहले तो ये समझ लो कि ये 8 भेद होते हैं। दूसरी बात कि कौन कौन से भेद है, देखो, विधानवाचक या कथनात्मक, इसको विधानवाचक या कथनात्मक भी बोलते हैं। निषेधात्मक, निषेध का मतलब जिसमें ना की बात कही हो या नहीं की बात कही हो, या फिर इसको नकारात्मक भी बोल सकते हैं, नकारात्मक वाक्य भेद, है ना। तो निषेध से पता चल रहा है जिसमें नहीं की बात कही हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, इस तरह के वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक में जहाँ क्या, क्यों, कब, ये सब लिखा होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, है ना, ये सब जो शब्द हैं इनसे पता चलता है, जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे वो वाले शब्द इसमें लगे होते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह भी अंत में लगा होता है, इनसे पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक है। ये भी बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब बात करते हैं उद्गारवाचक या विस्मयवाचक। अब उद्गारवाचक जो है ये बहुत ही आसान है। इनका जो विस्मय यानी कि इसमें हैरानी प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं, जैसे अरे अरे आज बारिश हो गई, तो बड़े हैरान, मतलब मौसम नहीं है लेकिन बारिश हो गई, तो अरे बारिश हो गई। तो इस तरह से हैरानी प्रकट करने वाले, या ओह आज तो बहुत गर्मी है, या फिर अरे मेरा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से जो भी ये लास्ट वाले जो विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं ये इसमें लगे होते हैं, इससे भी पता चल जाता है। और हैरानी वाले शब्द भी लगे होते हैं, जैसे अरे, ओह, इस तरह से शब्द लगे होते हैं, इनसे पता चल जाता है कि ये विस्मयवाचक वाक्य हैं। तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं विधिवाचक। यहाँ पर देखो, विधिवाचक में आज्ञा, इसको आज्ञावाचक भी बोलते हैं, विधिवाचक या फिर आज्ञावाचक भी वाक्य बोलते हैं। और इसमें जो है आज्ञा तो होती है, आज्ञा, उपदेश या फिर प्रार्थना, प्रार्थना वाले वाक्य इसमें होते हैं। जैसे आज्ञा दें तो चलो वहाँ जाकर बैठो, या फिर चलो अपना खाना फिनिश करो। और उपदेश, सदा सच बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, ये उपदेश हो गया। प्रार्थना, कृपया आप यहाँ बैठ जाइए, है ना, विनती करते हुए हम किसी की को कोई बात कहनी हो, यानी अपने से बड़े से किसी से कहना है तो हम आज्ञा नहीं ना दे सकते, तो उनसे प्रार्थना करके हम बात करते हैं कि कृपया आप अपना पेन मुझे दे दीजिए। इस तरह से प्रार्थना की जाती है, उपदेश होते हैं या आज्ञा होती है। तीनों तरह के जो वाक्य होते हैं वो विधिवाचक में आते हैं। विधिवाचक को आज्ञावाचक वाक्य भी कहा जाता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इच्छावाचक जो है, इच्छा में अपनी इच्छा जताई जाती है, जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे। एक तो ये इस तरह से हो गया, किसी को आशीर्वाद देना हो, तुम्हारा भला करे, है ना। या फिर चलो आज कहीं चलते हैं, चलो आज कहीं चलते हैं, इस तरह से अपनी इच्छा जताई, ये भी इच्छावाचक हो गया, है ना। या फिर ईश्वर तुम्हारी दीर्घायु करे, इस तरह की जो आशीर्वाद वाली चीज़ें होती हैं वो भी इच्छा में आ जाती हैं। इस तरह के वाक्य जो हैं वो इच्छावाचक में आ जाते हैं। वाक्य को पढ़ने से पता चल जाता है कि इच्छा जताई जा रही है ना। अगला देख लो संदेहवाचक। संदेहवाचक जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ पर संभावना, संभावना या फिर संदेह प्रकट किया जा रहा है। संदेह कि क्या कहेंगे, शायद,
संदेह संभावना प्रकट हो रही, तो हमारे वाक्य में क्या होता है, शायद शब्द लगा होता है। शायद आज शाम को बारिश हो जाए, शायद आज मामा जी आ जाए, है ना, शायद आज शाम को मेरा रिजल्ट आ जाए। इस तरह से शायद आज मेरा रिजल्ट आ जाए या परिणाम आ जाए, तो रिजल्ट आ जाए, इस तरह की संभावनाएं जो प्रकट होती है उसमें शायद शब्द लगा होता है। शायद से लगता है कि पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ उम्मीद है ना, पक्का नहीं पता लेकिन उम्मीद है कि शायद ऐसा हो जाए। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो संदेहवाचक में आते हैं। ये भी एकदम क्लियर समझ में आ जाती है बात, क्योंकि शायद शब्द लगा होता है ना। अब देखो अगला जो भेद है हमारा वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक में कंडीशन रखी होती है। कंडीशन के साथ साथ हम कहें कि कंडीशन कह लो या फिर शर्त कह लो या फिर एक परिस्थिति को ध्यान में रख कर ये बात कही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो वाक्य होते हैं, इसमें दो वाक्य जोड़कर एक वाक्य होता है, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया था। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया होता है ना। अब जैसे कैसे, शर्त किस तरह से कि कंडीशन कैसे, ओहो भी नहीं, अगर तुम मेहनत कर लेते तो पास हो जाते ना, अगर तुम थोड़ा सा जल्दी आते तो ट्रेन पकड़ में आ जाती। तो इस तरह की जो संभावनाएं, जो कंडीशन बताते हुए हम वाक्य बनाते हैं, यहाँ पर दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य करते हैं, वहाँ पर संकेतवाचक होता है। अगर तुम जल्दी करते, जल्दी आते तो ट्रेन हमें मिल जाती, ट्रेन हमें मिल जाती। अब यहाँ पे दो वाक्य आ रहे हैं ना, अगर तुम जल्दी आते, अब आते भी एक क्रिया है और मिल जाती ये भी एक क्रिया। दो वाक्यों की एक पहचान होती है कि जिसमें दो क्रियाएं आती हैं, दो क्रियाओं का प्रयोग किया हुआ होता है। लेकिन तो वगैरह कंजक्टिव जो शब्द होते हैं, जो संयोजक यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों की सहायता से दो वाक्यों को एक किया जाता है, तो ऐसे जहाँ वाक्य होते हैं वहाँ संकेतवाचक होते हैं। और इनमें से सभी 8 भेदों में से सिर्फ यही संकेतवाचक ही एक ऐसा भेद है जिसमें दो वाक्य जोड़े हुए होते हैं और इसमें कंडीशन दिखाकर हम अपनी बात कहते हैं, है ना। जैसे तुम थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो पास हो जाते, या आज का परिणाम कुछ और ही होता, आज तुम कुछ और ही परिस्थिति में होते। तो इस तरह की कंडीशन बताते हुए जब हम वाक्य बोलते हैं और दो वाक्यों को जोड़कर बोलते हैं तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं वो 8 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं ये हमें समझ में आ गया। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लिखकर ज़रूर बताएं और मैं फिर से आपको और डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आप बताया ज़रूर करें कि आपको कितना समझ में आया, ताकि मैं भी आपको और अच्छे से डिटेल से समझाऊं, या फिर अगर ये आपको समझ में आ गया तब भी बताएं ताकि मैं आगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए वाक्य लेकर आऊँ। तो ये भेद जो है, इसके भेद के अनुसार तो परिभाषा और ये तो समझ में आ गया। अब अगले जो चैप्टर होगा, अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं इसके उदाहरण लेकर आऊँगी, मिले जुले उदाहरण होंगे, उसमें से हम डिस्कस करेंगे कि ये वाक्य जो है इस कौन सा भेद है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर जो भेद है वो कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद हम छांटेंगे तो हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू कर दीजिए अपना सब्सक्राइब करना। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर ज़रूर जाओ और ऑल को टच कर दो और लाइक कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों तक भी पहुंचना चाहिए तो आप शेयर भी फटाफट कर दो और उनको भी इसका लाभ पहुंचाने के लिए बोलो, और उनको भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करके और आगे इसको शेयर भी करें। तो इस तरह से हमारा वीडियो दूर दूर तक भी जाएगा और आपके दोस्तों को इसका लाभ भी होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो तक की इंतज़ार करते हैं। ओके, बाय बाय।